हाय। हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ हों और अच्छे से अपनी तैयारी जो भी काम में लगे हैं कर रहे हों। तो आइए आज का एक और क्वेश्चन यूपीएससी मेंस फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन को देखते हैं। आप इस विचार को गुप्तकालीन सिक्का शास्त्री कला की उत्कृष्टता का स्तर बाद के समय में नितांत दर्शनीय नहीं है, किस प्रकार सही सिद्ध करोगे। तो आइए थोड़ा जानते हैं। कोई राष्ट्र हो, कोई देश हो, पुरातन काल का रहा हो या वर्तमान का रहा हो, अगर वो संपन्न है तो उस देश की संपन्नता उस देश में निर्मित या उपलब्ध सभी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी वस्तुओं में देखा जा सकता है। बाद में वो देश भले उस अपने मौलिक स्वरूप में रहे ना रहे, लेकिन उस समय में जो उपलब्ध वस्तुएं अगर मिल जाती हैं तो उन वस्तुओं से हमें अनुमान हो जाता है कि उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी, सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी और सामाजिक स्थिति कैसी थी, धर्म का क्या मामला था। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि आप इस विचार को गुप्तकालीन सिक्का शास्त्री कला की उत्कृष्टता का स्तर बाद के समय में नितांत दर्शनीय नहीं है, किस प्रकार सही सिद्ध करोगे। तो आइए देखते हैं। तो सिक्का, सबसे पहले तो सिक्का शास्त्र, जो सिक्का शास्त्र है उसमें क्या क्या आता है। तो सिक्का शास्त्र में ये आता है कि सिक्का किस धातु का बना है, किस आकार का बना है, क्या उसका स्वरूप है, क्या माप है और किस निर्माण विधि से बनाया गया है, ये इसके पहलू हैं। और उन सिक्कों में उस समय की आर्थिक स्थिति के साथ साथ सांस्कृतिक एवं राजनीतिक दशा का भी संकेत मिल जाता है। और जैसा कि आपको पता भी है कि सिक्के भी इतिहास लेखन में सहायक रहे हैं। तो आइए देखते हैं गुप्त काल में क्या व्यवस्था थी और उसके बाद के काल में भी क्या व्यवस्था हुई है। तो गुप्त काल में जो सिक्के चले हैं उनमें जो मुख्य धातुओं का इस्तेमाल हुआ है वो है सोना, चांदी, तांबे, कांसे और मिश्र धातु। इनसे मिलकर सिक्के बने हैं और इनका आकार भी भिन्न भिन्न था। अच्छा, इसके बाद जो राजा शासन में आया है वो तो अपने रुचि के अनुसार सिक्कों में सिक्कों का आकार, या मान लीजिए कि उसमें जो कला का इस्तेमाल हुआ है, कलात्मक परिवर्तन हुआ है, वो अपने रुचि के अनुसार उनमें आकृतियाँ दी हैं। जैसे सिक्कों में राजा रानी के चित्र, धनुर्धारी तथा वीणा वादन से संबंधित चित्र, पौराणिक परंपराएं जो रही हैं, धार्मिक पौराणिक परंपराएं रही हैं, उनका भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। इससे क्या होता है कि गुप्त काल में ये पता चलता है कि वहाँ का जो आर्थिक व्यवस्था थी बढ़िया थी। राजा भी जब संपन्नता था तो राजा भी अपने मन मुताबिक उनमें जो भी उनकी अपना सिंबल आगे देने के लिए अपने समय से कि हमारी पहचान हो, तो वो ऐसी कलाकारी सिक्कों में करवा देते थे। लेकिन जब गुप्त काल बीत जाता है, गुप्त काल के बाद के समय को जब हम देखते हैं तो उनमें इसमें कमी आती है। वो कमी इस प्रकार की है कि सिक्कों के उपयोग में कमी आई। अब जब किसी राष्ट्र का या किसी देश का या किसी समय विशेष में अगर आर्थिक स्तर कमज़ोर होगा तो उसका प्रभाव हर जगह देखने को मिलता है। तो यहाँ पर गुप्त काल में तो सिक्के जो है सभी धातुओं के मिल जाते हैं, लेकिन गुप्तोत्तर काल में सिक्कों के उपयोग में एक तो कमी आई। अब जब धातु में कमी आई तो जो उनके उपयोग में कमी आई, इसके बाद जो उसमें कला की जो उत्कृष्टता है उसमें भी कमी आई। सिक्कों के माप की बनावट है, जो माप तौल है, उसमें भी कमी आती है। और इस बात का उल्लेख मिल जाता है कि यहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। और दूसरी चीज़, जब गुप्त काल में देखते हैं तो वहाँ के सिक्कों में राजा रानी के चित्र हैं, पर गुप्तोत्तर काल में उनके चित्र भी सिक्कों में दिखाई नहीं देते हैं। और जो सिक्के जिस धातु से बने होते हैं वो निम्न कोटि की मिश्र धातु से बने होते हैं।
तो इस निष्कर्ष को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो विविधता, कलात्मकता और गुणवत्ता गुप्त काल में हमें सिक्कों में देखने को मिलती है, आगे चल के वो नज़र नहीं आती है। तो ये इसका आंसर था शॉर्टकट में। ओके, थैंक यू।